हेलो एवरीवन। तो Q4 के अपडेट्स जो हैं अभी तक और एक कंपनी का रिजल्ट भी आया है आज, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। इसमें जितनी भी ज्वेलरीज कंपनी के अभी तक अपडेट आए हैं, जैसे कल्याण है, सेंको है, पीएन गाडगिल है, एक और नई कंपनी लिस्ट हुई है रेवा डायमंड, उसको डिस्कस करेंगे। फिर आज रिजल्ट आया आनंद राठी वेल्थ का, उसको भी कवर करेंगे। और एंजल वन का भी अपडेट आया, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो में ये सारी कंपनीज के अपडेट्स होंगे। आई नो आप लोगों का कमेंट आया है कि हर एक कंपनी पे स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, लेकिन उसमें टाइम बहुत जाएगा। तो इतनी सारी कंपनी जो हम हर एक क्वार्टर में ट्रैक करते हैं, वो फिर थोड़ा सा डिले हो जाएगा। इतनी सारी कंपनी शायद कवर ना हो, इसीलिए एक ही वीडियो में सारी कंपनीज में कवर कर रहा हूँ। लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए मैं थोड़ा सा उसमें वो टाइम स्टैम्प ऐड कर रहा हूँ, वो चैप्टर्स वगैरह में ऐड कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी पे अगर अपडेट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, आप वहां पे इजिली स्विच कर लो। तो वो है। स्टार्ट करते हैं, ज्वेलरी कंपनी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंको की बात करते हैं। तो सेंको का Q4 का अपडेट बहुत अच्छा था, मतलब फिर से सरप्राइज दिया इन्होंने, लेकिन पॉजिटिव सरप्राइज था। आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 46% थी कंपनी की। गाइडेंस इन्होंने दिया था 10 से 15% का Q4 के लिए। फिर एसएसजी बहुत स्ट्रांग था 34% का। इसके बाद में स्टोर एक्सपेंशन जैसा इन्होंने बोला था वैसा किया, 7 के आसपास स्टोर्स इन्होंने ओपन किए। 9 कैरेट ज्वेलरी में जो इनका फोकस है वो आपको दिख रहा है क्लियरली। Q3 में भी इन्होंने बात करी थी और Q4 में भी उस पर बोला इन्होंने। अब FY27 और Q1 ऑफ FY27 के लिए उन्होंने क्या बताया कि अक्षय तृतीया जो है, बैसाखी वगैरह हो गया, ये सारे फेस्टिव सीजन है, इसकी वजह से स्टार्ट अच्छा हुआ है फर्स्ट क्वार्टर का हमारे लिए। देन कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस एक तरीके से उन्होंने अपग्रेड किया है। ये चीज मुझे अच्छी लगी, क्योंकि पहले ये 18 से 20 स्टोर्स ओपन करते थे हर एक फाइनेंशियल ईयर में। अब इन्होंने टारगेट रखा है 20 से 25 स्टोर्स का। यानी कि एक तरीके से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि और ज्यादा दुकानें हम खोल सकते हैं। देन रेवेन्यू गाइडेंस भी एक तरीके से उन्होंने अपग्रेड किया है। पहले कंपनी रेवेन्यू भी 18 to 20% का टारगेट करती थी, अब ये 20 से 25% का वैल्यू ग्रोथ, एक तरीके का रेवेन्यू ग्रोथ ही हो गया, वो इनका टारगेट है FY27 के अंदर। और इबिटा मार्जिन का गाइडेंस कितना है, 7.5 से 7.8% के बीच में। तो ओवरऑल अगर आप अपडेट देखोगे सेंको का, काफी अच्छा अपडेट है। फिर इसके साथ में आप स्टॉक का वैल्यूएशन भी देखो, पी भी देखो, तो 11-12 के आसपास का पी है स्टॉक का। तो वैल्यूएशन भी ठीक है, नंबर्स तो अच्छे डिलीवर करे ही हैं इन्होंने, और FY27 का आउटलुक भी अच्छा है। लेकिन मुझे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, क्योंकि इस साल FY26 का अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे या कोर इबिटा मार्जिन देखोगे कंपनी का, तो वो बहुत ज्यादा है, 11-12% के आसपास है। लेकिन उसमें इन्वेंट्री गेन मिला इनको, गोल्ड प्राइस बढ़ने की वजह से मेकिंग चार्जेस में इनको गेन हुआ है। और उस पर लास्ट कॉन कॉल में उन्होंने बताया था कि 2 से 3% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन हमको देखने को मिला है FY26 में। ये सस्टेनेबल नहीं है FY27 के लिए। जैसे उन्होंने गाइडेंस भी दिया, 7.5 से 8% के बीच का इबिटा ये प्लान कर रहे हैं FY27 में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ आपका 20 से 25% आता भी है नेक्स्ट ईयर, स्टिल जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो शायद इतनी अच्छी ना रहे, या फिर हो सकता है वाई वाई पैट जो है हमको वो फ्लैट देखने को मिले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो उस पर एक तो क्लैरिटी चाहिए कॉन कॉल के अंदर। दूसरा, इनका वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गया है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इनका उतना अच्छा नहीं है, जैसे आप कल्याण का देखोगे, आई थिंक 16-1700 करोड़ से इनका इन्वेंट्री बढ़ गया अगर आप 6 मंथ्स में कंपेयर करोगे। जिसकी वजह से इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, यानी कि डेट, वो भी बढ़ता जा रहा है, और वो इनके प्रॉफिट को हिट कर रहा है, थोड़ा सा इंपैक्ट कर रहा है। अब आने वाले क्वार्टर्स के अंदर उसका कैसा आउटलुक रहेगा, वो भी हमको Q4 के कॉन कॉल के अंदर देखना है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सेंको पे उतना ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा। लेकिन जो इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट करे हैं और FY27 में जो आउटलुक है, अगर ये सारा डेट वाला पार्ट और मतलब जो इनका ये वर्किंग कैपिटल वाली चीजें हैं, उसको अगर इन्होंने अच्छे से मैनेज कर लिया, तो क्योंकि वैल्यूएशन इतना लो है स्टॉक का कि फिर भी मार्केट इसके स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि अगर कोई बिजनेस किसी सेक्टर में मान लो कम रेट पे ग्रो कर रहा है, कोई दूसरा बिजनेस है जो उससे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट रेट पे ग्रो कर रहा है, तो सिर्फ उसी के स्टॉक में पैसा बनेगा और बाकी स्टॉक को मार्केट रिवॉर्ड नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता। हाँ, अगर बिजनेस के कोर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ग्रोथ हेल्दी है, हेल्दी ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे ये 20 से 25%, यानी जीडीपी से आप 2 से 2.5 टाइम्स अच्छा रेट पे ग्रो कर रहे हो, इंडस्ट्री को आप आउट परफॉर्म कर रहे हो, और उसमें अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी अपनी अच्छी रखी है, यानी शेयर होल्डर्स के लिए आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तो मार्केट आपके स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा। ऑफकोर्स वैल्यूएशन उसमें मतलब एक बड़ा पॉइंट आ जाता है, जो कि सेंको के फेवर में है। लेकिन हाँ, जो हमने डिस्कस किया कि डेट को ये कैसे मैनेज करेंगे और ओवरऑल कंपनी का पैट मार्जिन का आउटलुक क्या रहता है, वो चीजें हमको देखनी है इनके Q4 के कॉन कॉल के अंदर। तो ये था सेंको का अपडेट। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं, इसके बाद में आया था आपका कल्याण ज्वेलर्स का अपडेट आया। तो इनके अपडेट ने भी काफी सरप्राइज किया, मतलब अगेन
पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला। तो कल्याण का अगर आप सिर्फ इंडिया बिजनेस का ग्रोथ देखोगे तो वो तो आई थिंक 65% के आसपास था, एंड कंपनी ने कंसोलिडेटेड लेवल पे भी 64% से ग्रो किया है। Q4 की अगर हम बात करें, फुल ईयर में तो 42% की ग्रोथ है, लेकिन Q4 में 64% की ग्रोथ है। SSG इनका भी बहुत स्ट्रांग रहा है, 45% के अराउंड। सेनको से भी अच्छा SSG है कंपनी का। प्लस मेरे को थोड़ा सा कंसर्न था इनके ये इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के, लेकिन वहां पे भी 45% की ग्रोथ है। मिडिल ईस्ट वाले बिजनेस में 39% की ग्रोथ है। मैनेजमेंट ने बोला कि ये जो आपका वॉर वगैरह हुआ मिडिल ईस्ट में, इससे मार्च के स्टार्टिंग में ना इनका जो फुटफॉल है वो थोड़ा सा वीक हो गया था, लेकिन जो ये रमजान का टाइम था तो उन 10 डेज के अंदर इनको काफी अच्छा फुटफॉल देखने को मिला, सेल्स वगैरह बढ़ा, और वहां पे भी कंपनी ने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे। फिर इनका ये जो सब्सिडरी है कैंडीर वाला, इसमें 360% की ग्रोथ आई है फुल ईयर FY26 में। चलो लास्ट ईयर का बेस लो था, लेकिन अगर आप Q4 ओवर Q4 भी देखते हो तो भी इसमें 160% की ग्रोथ देखने को मिली। और कैंडीर इनका लास्ट क्वार्टर में ना ब्रेक इवन कर गया। इसका मतलब क्या है, आगे चल के ये भी प्रॉफिटेबली मतलब प्रॉफिट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी के अंदर। स्टोर एक्सपेंशन थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा कल्याण के लिए, जितना इन्होंने एग्जैक्टली बोला था FY26 में उतने स्टोर्स ही ओपन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज इनका कहना है ये वॉर वगैरह की वजह से जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसमें थोड़ा सा हमको डिसरप्शन देखने को मिला। टाइम पे कुछ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे, तो उतने स्टोर्स हम टाइमली ओपन नहीं कर पाए। वो एक थोड़ा सा चैलेंज रहा कंपनी का। बाकी ये FY27 के लिए इन्होंने भी बोला है स्टार्ट काफी अच्छा है। अक्षय तृतीया एक बड़ा फेस्टिव सीजन है, तो उसके लिए हमको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अपने स्टोर्स के अंदर। तो ये है आपका कल्याण का अपडेट, बहुत अच्छा अपडेट है। मतलब कल्याण को तो मैं पर्सनली कंसिस्टेंसी की वजह से उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। आप 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कोई मुझे ऐसा क्वार्टर दिखता नहीं है जहां पे इनकी मैनेजमेंट ने डिसअपॉइंट किया हो। कई ऐसे क्वार्टर्स आए ना जहां पे कभी आपका वो हीट वेव का इशू था, कभी इलेक्शन का इशू था, बाकी सारे ज्वेलर्स को वहां पे प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कल्याण ने उन क्वार्टर्स के अंदर में भी कंसिस्टेंटली 25-30% से ग्रो किया, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके रखा। बीच में हम सुनते थे कि कंपनी का ROE कम है, ROCE कम है, अब आप देखो 22-23% का रिटर्न रेशियो कंपनी ने बढ़ाया है। स्टोर एक्सपेंशन प्लान नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए कंपनी का 25 से 30% के रेंज में, तो बहुत आराम से कंपनी 25-30% पे ग्रो कर सकती है। वैल्यूएशन का तो मतलब क्या ही बोले, जब सेल्स आपकी 64% पे ग्रो करी है तो इसका मतलब जो हमने पहले एस्टिमेट किया था कि 1200 करोड़ के अराउंड कंपनी का पैट होना चाहिए फुल ईयर FY26 में, कंपनी उसको भी आउट परफॉर्म करेगी। ऑलरेडी आप इनका करंट पी देखोगे तो 39-40 के अराउंड है, और जब Q4 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, तो सिर्फ सेल्स ग्रोथ का नंबर पता चला है ना, प्रॉफिट तो आपका बहुत आराम से डबल होना चाहिए आपका YOY लेवल पे। तो जब सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट का नंबर आएगा तो कंपनी का जो ये करंट पी है वो आपका वैसे ही कम हो जाएगा। फिर फॉरवर्ड पी आप देखोगे तो आपका 20s में हो जाएगा। यानी ऐसा बिजनेस जो अभी तो चलो 40-50% पे ग्रो कर रहा है, लेकिन आगे चल के भी अगर आप इनका एक्सपेंशन प्लान देखोगे तो बहुत आराम से 25 से 30% पे ग्रो कर सकते हैं। डीलेवरेजिंग हो रही है कंपनी की, क्योंकि जैसा हमने Q1 में देखा था, इन्होंने एक बार डेट रीपेमेंट रोक दिया था, Q2 से उसको स्टार्ट कर दिया, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है। प्लस नेक्स्ट ईयर कंपनी का एक और जो नॉन कोर एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंपनी डाइवेस्ट करेगी और वो भी अपने इस बिजनेस के अंदर लाएगी। तो चाहे फंडामेंटली आप देखो, ग्रोथ के पर्पज से देखो, प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हर एक मैट्रिक पे कल्याण अच्छा कर रहा है। और वैल्यूएशन अगेन जो हमने डिस्कस किया कि फॉरवर्ड पी के बेसिस पे आप देखोगे तो 20s में आ जाता है कंपनी का पी। तो ये है आपका कल्याण का अपडेट। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं PN गडगिल को। PN गडगिल के साथ में एक और उनका मतलब उनकी ग्रुप की ही कंपनी है PNGS रेवा करके, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले PN गडगिल पे बात कर लेते हैं। तो PN गडगिल का Q4 का अपडेट आप देखोगे कल ही आया है, बहुत अच्छा अपडेट है इनका भी। अगर आप सिर्फ Q4 की बात करोगे तो 124% की ग्रोथ है टॉप लाइन के अंदर। फुल ईयर FY26 में 40% का ग्रोथ है कंपनी में। रिटेल सेगमेंट इनका 102% से ग्रो किया है, और जो नॉन रिटेल सेगमेंट्स हैं जिसमें एक आता है इनका फ्रेंचाइजी वाला, इसमें 132% की ग्रोथ है। फ्रेंचाइजी में हमको लास्ट क्वार्टर में स्लो डाउन देखने को मिला था, उसमें बिजनेस में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन इस क्वार्टर में इसने बाकी सारे सेगमेंट्स को आउट परफॉर्म किया है। ई कॉमर्स में 67% की ग्रोथ है कंपनी की। तो तीनों जो इनके मेन सेगमेंट्स हैं बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। फिर ये जो अदर सेगमेंट है इसको अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे ना, वो B2B बुलियन वगैरह जो ये सेल करते हैं, स्टिल कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ 104% पे आता है। यानी कि जो एक्स्ट्रा 20% की ग्रोथ है वो इसकी वजह से है, लेकिन अगर मैं इसको हटा भी दूं फिर भी कोर ऑपरेशन मेन जो बिजनेस है आपका उसमें 104% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। इसके बाद मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि फेस्टिव सेल हमारा बहुत अच्छा रहा, जो गुड़ी पाड़वा वगैरह होता है आपका Q4 में बहुत अच्छा गया कंपनी का। SSG आप देखो इनका
आई थिंक कितना 86% के आसपास का एसएसजी है। और एक और जो अच्छी चीज लगी इनकी पीएनजी के अंदर, जो आपको बाकी ज्वेलरी कंपनीज में नहीं दिखेगा, कि इनका गोल्ड में वॉल्यूम ग्रोथ 27% आया है। बाकी ज्वेलर्स जो है उनका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है, इनका वॉल्यूम ग्रोथ 27% देखने को मिला है Q4 के अंदर। और फिर जो आपका सिल्वर है या आपका ये डायमंड वगैरह है, इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। स्टड ज्वेलरी का रेशियो अब इनका कितना हो गया, 9%। जब आईपीओ आया था तब आई थिंक 6 या 6.5% था। तो कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आपका स्टड रेशियो भी बढ़ रहा है। स्टड रेशियो बढ़ता है तो क्या होता है, ओवरऑल मार्जिन आपके बढ़ते हैं, यानी प्रॉफिट के नंबर्स आपके और अच्छे आएंगे रेवेन्यू के नंबर्स के कंपैरिजन में। तो ये है। स्टोर एक्सपेंशन इनका टारगेट था 75 से 80 स्टोर्स हम ओपन करेंगे। किया कितना इन्होंने, 78 स्टोर्स कंपनी के हो चुके हैं एज ऑफ FY26। अब नेक्स्ट ईयर का इन्होंने क्या टारगेट दिया है कि कंपनी अगले साल 25 स्टोर्स ओपन करने को देख रही है। यानी एक तरीके से आपने स्टोर एक्सपेंशन गाइडेंस को बढ़ाया है। पहले 20 स्टोर्स था, अब उसको 25 कर दिया, तो वहां पे हमको ग्रोथ देखने को मिला है। दूसरा, कंपनी रेवेन्यू में भी अब 13,500 करोड़ का रेवेन्यू प्लान कर रही है फॉर FY26, यानी कि ग्रोथ कितनी हो गई, 25%। इन्होंने कॉन कॉल में पिछले क्या गाइडेंस दिया था, 20% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, अब ये 25% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं FY27 के लिए। हालांकि मुझे ये भी कंजर्वेटिव ही लग रहा है, क्योंकि आपने इस साल लगभग 20-21 स्टोर्स ओपन करे हैं और नेक्स्ट ईयर आप दोबारा से 25 स्टोर्स फ्रेश ओपन करने को देख रहे हो, तो ये जो 40-45 स्टोर्स हैं, इनसे भी तो और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा आपको। प्लस गोल्ड प्राइस तो हम देख ही रहे हैं कितने ज्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर भी ये चीज मैनेजमेंट की मेरे को अच्छी लगी है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स है ना, इन्होंने गाइडेंस वाले पार्ट पे अब कंजर्वेटिव होना शुरू कर दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब चाहे 20% ग्रोथ हो, 25% ग्रोथ हो, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो अपने गाइडेंस में ना, तो और उसको बीट करते हो, तो आपके स्टॉक प्राइस को लेकर भी मार्केट बहुत ज्यादा चेयर अप करता है। वहां पे हमको एक अच्छा रैली भी देखने को मिलता है, तो वो चीज है, अच्छी चीज है। बाकी EBITDA भी आप देखो तो 7.5% का टारगेट कर रहे हैं FY27 के अंदर। अब इनके EBITDA और सेनको के EBITDA में क्या डिफरेंस है कि सेनको का EBITDA मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस बार 11-12% के आसपास चला गया है। इनका इंप्रूव हुआ है YOY लेवल पे, लेकिन स्टिल अभी 6.5% है। तो नेक्स्ट ईयर कंपनी का इस साल से थोड़ा बहुत EBITDA हमको इंप्रूव ही होता हुआ दिखेगा, यानी कि प्रॉफिट में पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखेगी एज कंपेयर टू FY26। सेनको के साथ में ऐसा नहीं है, तो इसलिए सेनको पे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। बाकी ओवरऑल अपडेट तो अच्छा है पीएन गडगिल का, और पीएन गडगिल हो, कल्याण हो, ये दोनों आपके टॉप बेस्ट प्लेयर बनते हैं। कितने सारे क्वार्टर से हम डिस्कस कर रहे हैं, वो लीडरशिप इन्होंने इस क्वार्टर में भी मेंटेन रखी है। अब लास्ट ज्वेलरी स्पेस से डिस्कस कर लेते हैं। एक नई कंपनी लिस्ट हुई है रेवा डायमंड करके, इन्हीं की ग्रुप की है, ये पीएन गडगिल के ग्रुप की कंपनी है। तो इन्होंने भी अपना Q4 अपडेट दिया इस बार। सो इसका अपडेट अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ तो बहुत सॉलिड है, 139% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया Q4 ओवर Q4। एंड अगर आप ये गोल्ड वाले बिजनेस को हटा दोगे, क्योंकि ये डायमंड ज्वेलरी वाला बिजनेस है इनका, तो जो कस्टमर गोल्ड एक्सचेंज करता है ना, उससे जो रेवेन्यू आता है उसको एक्सक्लूड करके अगर आप देखो तो 97% की ग्रोथ है। अब चाहे आप 139 देखो या आप 97 देखो, दोनों बहुत अच्छी ग्रोथ है, अच्छा अपडेट है कंपनी का। फिर इनका भी फेस्टिव सीजन वगैरह, गुड़ी पाड़वा वगैरह जैसा पीएन गडगिल का था, वो बहुत अच्छा रहा है, YOY ग्रोथ काफी अच्छी आई है। स्टोर एक्सपेंशन में क्या है, तो कंपनी का कहना है कि एक कोको स्टोर इन्होंने अभी ओपन किया है और एक SIS स्टोर, यानी कि शॉप इन शॉप जो स्टोर होता है आपका, एक दुकान है जैसे पीएन गडगिल के अंदर, उसी के अंदर इन्होंने एक अपना काउंटर टाइप लगा लिया, एक छोटा सा स्पेस अपना लेकर के वहां पे अपना स्टोर सेटअप कर लिया, वो हो गया आपका शॉप इन शॉप स्टोर। तो वो इन्होंने ओपन किया इस क्वार्टर के अंदर, और टोटल स्टोर्स कितने हो गए, 36 स्टोर्स, जिसमें से कोको कितने हैं, 2 हैं, बाकी 34 क्या है, SIS शॉप इन शॉप स्टोर्स। तो ये है। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब नेक्स्ट 24 मंथ्स के लिए, यानी नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए प्लान कर रहे हैं कि हम लगभग 15 कोको स्टोर्स अपने और ओपन करेंगे। और इसके साथ में जो पीएन गडगिल स्टोर ओपन करेगा, तो वहां पे ये शॉप इन शॉप तो ओपन होता ही रहेगा उनके एक्सपेंशन के साथ में। वो मतलब एक तरीके से मेरा पैसिव एक्सपेंशन है, और कोको मेरा एक तरीके से एक्टिव एक्सपेंशन है। तो ये है कंपनी का एक्सपेंशन प्लान नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। अब ये जो क्या नाम है इसका, PNGS रेवा डायमंड जो ये कंपनी है, ग्रोथ देख के तो बहुत अच्छा लगता है, 97% की ग्रोथ या 139% की ग्रोथ। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी काफी अच्छे आए थे कंपनी के। तो मतलब अगर मेरे को सिर्फ ग्रोथ ही देखना है, तब तो मैं ब्लाइंडली बेट कर दूं इस बिजनेस के ऊपर। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत बिजनेस को समझने की कोशिश करोगे, तो काफी सारी चीजें हैं जिसपे अभी मुझे पर्सनली क्लैरिटी चाहिए। मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं इस बिजनेस के साथ में, क्योंकि एक महीने में आप देखो तो ये बिजनेस अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है ना। मतलब FY24 में तो जाके ये बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशन इन्होंने अपने स्टार्ट करे हैं। और अभी तक इनके जितने भी स्टोर्स हैं, ये 36 में से 34 स्टोर्स जो हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, SIS, यानी कि शॉप इन शॉप स्टोर। उसी पीएन गडगिल के स्टोर के अंदर, उसी के ब्रांड के अंदर आपने एक अपना स्टोर का काउंटर लगा लिया। अब इनका बिजनेस क्या है, डायमंड ज्वेलरी का। अभी अगर आप इनके सारे ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखोगे तो आपको बहुत सॉलिड लगेगा। आपको दिखेगा EBITDA मार्जिन 30 से 35% का है, रिटर्न रेशियोज तो मतलब 90% 100% के आसपास के हैं,
ग्रोथ नंबर्स ऑब्वियसली अभी सॉलिड ही दिखेंगे क्योंकि छोटा बेस है, और पीएन गडगिल एक्सपैंड कर रहा है तो उसका एडवांटेज इनको भी मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन डायमंड ज्वेलरी में अगर आप इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके उनके परफॉर्मेंस देखो, क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर ये नहीं है, पीएन गडगिल नहीं है, कल्याण नहीं है, सेंको नहीं है, वो गोल्ड ज्वेलरी के अंदर है, ये है डायमंड ज्वेलरी के अंदर। गोल्ड ज्वेलरी में जनरली मार्जिन आपके कम होते हैं डायमंड ज्वेलरी के कंपैरिजन में, इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि स्टड रेशियो किसका बढ़ रहा है, किस रिटेल ज्वेलर का बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इनका डायमंड ज्वेलरी है तो इनके जनरली मार्जिन जो है वो बेटर होंगे गोल्ड ज्वेलरी के कंपैरिजन में, लेकिन इनका जो इन्वेंट्री टर्न है वो कम होगा गोल्ड ज्वेलरी के कंपैरिजन में। मतलब क्या हुआ कि मार्जिन तो मैं थोड़ा बहुत अच्छा बनाऊंगा एक जो रिटेल गोल्ड ज्वेलर है, लेकिन मेरा जो इन्वेंट्री टर्न है ना वो मेरा कम होगा। कितना कम होगा, तो लगभग 3 से 4 टाइम्स का डिफरेंस है। जैसे आप कल्याण का इन्वेंट्री टर्न देखोगे, पीएन गडगिल का तो खैर बहुत ही बेस्ट है अभी, लेकिन अभी महाराष्ट्र के बाहर जाएंगे तब हमको देखना है। टाइटन का आप देखो, इन सब का आपको दिखेगा इन्वेंट्री टर्न जनरली 3 से 4 टाइम्स के बीच में होता है। सेंको का काफी कम है, क्योंकि वो इनएफिशिएंसी है वही जो हमने डिस्कस करी, जिसकी वजह से उनका इन्वेंट्री ओवरऑल काफी बेस बढ़ गया है। लेकिन फिर भी जो डायमंड ज्वेलर्स हैं उनसे तो बेटर ही होता है, तो 3 से 4 टाइम्स का डिफरेंस होता है। इसका मतलब डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बहुत हाई है, आपको इन्वेंट्री पे काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, कैश आपका स्टक हो जाता है। अब आप जैसे इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ब्लू स्टोन हो गया, एक वो तनिष्क का जो ब्रांड है कैरेट लेन, वो इनका कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके आप मार्जिन देखोगे ना तो बहुत कम है। ये ब्लू स्टोन तो अभी जाके बिट्टा पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ है, वर्किंग मतलब कैश फ्लो तो नेगेटिव ही उस कंपनी का अभी भी, तो इनका रियल टेस्ट तो अभी होगा जब ये खुद से एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो इन्होंने बोला है कि 15 के आसपास हम कोको स्टोर्स ओपन करेंगे नेक्स्ट 24 मंथ्स के अंदर, तब हमको दिखेगा कि ये ब्रांड कैसा कर रहा है, ये बिजनेस कैसा आगे चल के परफॉर्म कर रहा है। अभी तो क्या है कि पीएन गडगिल इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, उसके वहां पे जो कस्टमर्स आते हैं वो इनके कस्टमर बन जाते हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, तो आपको कस्टमर एक्विजिशन पे कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा, आपको ब्रांड बनाने पे कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा, रेंट एक्सपेंस आपका इतना नहीं जा रहा। तो और उसमें भी अभी इन्होंने फ्रेंचाइजी स्टोर्स अपने रखे हैं, मोस्टली 33-34 स्टोर्स तो कंपनी के फ्रेंचाइजी मॉडल पे हैं, यानी कि जो फिट आउट का खर्चा है वो भी फ्रेंचाइजी को करना पड़ता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में आप देखो ना उनको, ब्लू स्टोन को, उनके मार्जिन कितने कम है, कैरेट लेन को देखो उसके मार्जिन कितने कम है। तो ये इनका जो अभी चैलेंज है वो तो स्टार्ट होगा कि कंपनी जब खुद से 15 स्टोर्स ओपन करने को जो प्लान कर रही है नेक्स्ट 2 इयर्स में, उसमें ये कंपनी कैसे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके रखती है, वर्किंग कैपिटल का जो चैलेंज है उसको कैसे मैनेज करके रखती है, वो सारी चीजें हमको देखनी है। मतलब उसमें अभी उनका टेस्ट हुआ नहीं है इनका इनका बिजनेस मॉडल, और इनके मैनेजमेंट ने भी बोला कि लगभग 200 से 300 बेसिस पॉइंट का जो इम्पैक्ट है वो हमारे मार्जिन पे आ सकता है ये स्टोर एक्सपेंशन की वजह से, यानी आगे चल के आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाएगी, मार्जिन आपकी नीचे की तरफ जाएंगे, रिटर्न रेशियोज भी आपके इंपैक्ट होंगे, क्योंकि आप खुद का कैपिटल लगा करके बिजनेस चलाओगे, ब्रांडिंग मार्केटिंग के ऊपर तो आपको काफी खर्चा करना पड़ेगा कस्टमर्स को लाने के लिए। तो वो सारी चीजें मुझे देखनी है, मतलब मैं सिर्फ ग्रोथ को देख करके ऐसा एक्साइटेड नहीं हो सकता कि 90% ग्रोथ है तो मतलब बहुत बेस्ट हो गया। मुझे देखना है, जो मेरा मेन थीसिस है कि इनका आगे ये परफॉर्मेंस कैसे सस्टेन करता है, बिजनेस मॉडल कैसे इवॉल्व होता है, और प्लस साथ में एक और चीज ये भी है, मतलब मैं ये रिस्क क्यों लूं, ये अनसर्टेनिटी का इतना ज्यादा मैं रिस्क क्यों लूं जब मेरे पास में ऑलरेडी इतने सारे बेटर ऑप्शन है, कल्याण है, गाडगिल है, सेनको भी अच्छा कर ही रहा है, आरबीजेड ज्वेलर है, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखो तो स्काई गोल्ड है, शांति गोल्ड है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये अभी मेरे एक थोड़ा आप बोल सकते हो वेट एंड वॉच वाले वॉच लिस्ट के अंदर होगा कि स्टोरी कैसे इवॉल्व होती है वो देखना है। बाकी और बेटर ऑप्शंस हैं। तो पूरे गोल्ड ज्वेलरी स्पेस को अगर हम सम अप करें तो अगेन कल्याण और पीएन गडगिल ये टॉप बेट्स आपके बनते हैं। गडगिल का आप अभी का पी देखोगे तो 21-22 का है सिर्फ, जब Q4 का रिजल्ट आएगा तब तो वो पी और सस्ता हो जाएगा, आपका मिड टीन या लेट टीन्स की तरफ चला जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ आपकी 120% है, तो प्रॉफिट तो बहुत आराम से आपका 200% 300% पे ग्रो करेगा Q4 ओवर Q4। तो ये सारी चीजें हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस भी उन्होंने अच्छा दिया है 25% के आसपास। तो ये है आपका पूरा ज्वेलरी स्पेस पे डिस्कशन। बाकी टाइटन का भी अपडेट आया एज यूजुअल, जो लास्ट क्वार्टर में था 44-45% का ग्रोथ, सेम इन्होंने इस क्वार्टर में रिपीट किया 46%। तनिष्क उनका ब्रांड अच्छा कर ही रहा है, और ओवरऑल एक्सपेंशन का प्लान उनका भी अच्छा चल रहा है। तो ये था ज्वेलरी स्पेस। अब इसके बाद में आज जो एक रिजल्ट आया है आनंद राठी का, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, रिजल्ट सीजन आज से स्टार्ट हुआ मेरे वॉचलिस्ट कंपनीज का, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स ओवरऑल इस कंपनी के फिर से बहुत अच्छे आए हैं। ये जो पूरा 17-18 मंथ्स आप देखोगे इतना गंदा मार्केट गया है कैपिटल मार्केट के लिए, आनंद राठी ने तो अलग ही कंसिस्टेंसी दिखाई है। तो आप इस क्वार्टर में भी देखो रेवेन्यू Q4 ओवर Q4 लगभग 30% से ग्रो किया है कंपनी का। देन इसके बाद में इनका ये एक्सपेंस वगैरह बढ़ा है, तो पीबीटी 26% से ग्रो किया है। अब ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप देख रहे हो ना, इसमें ईसॉप भी इंक्लूडेड है, यानी कि आपका जो रियल कैश एक्सपेंस है वो इससे भी ज्यादा कम है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को, लेकिन स्टिल यहाँ पे अकाउंटिंग में तो आपको दिखाना है।
तो फिर भी आप देखो पैट कंपनी का 25% से ग्रो किया है। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छे नंबर है। फुल ईयर में 22% रेवेन्यू ग्रोथ और आपका प्रॉफिट में 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। बस एक चीज है जहां पे इन्होंने गाइडेंस को अपना मिस किया है, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में गाइडेंस को तो इन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया है, जितना बोला था उससे ज्यादा अच्छा किया है। एयूएम जो है ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें इनका टारगेट था कि 1 लाख करोड़ का हम एयूएम कर देंगे बाय द एंड ऑफ FY26। अब ये Q3 तक तो ट्रैक पे थे, लेकिन Q4 में जो आपने देखा ना, इतना इतना ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल हुआ, निफ्टी भी गिर गया, बाकी जो इंडेक्सेस हैं उसमें भी हमको करेक्शन देखने को मिला, तो उसकी वजह से इनका ओवरऑल एयूएम जो है वो 93,000 करोड़ पे ही स्टक रह गया। ये आई थिंक Q3 में भी इतना ही था, तो Q1 Q कुछ खास इसमें ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला। एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस इनका मिस हो गया 21%। लेकिन जो रेवेन्यू पे बोला था, पैट पे बोला था, उन्होंने उस गाइडेंस को इन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया है। फिर इनका नेट इनफ्लो का नंबर अगर आप देखोगे तो मतलब ऐसा बहुत कंसर्निंग तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये चीज हमको थोड़ी मॉनिटर करनी पड़ेगी। इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 3% नेगेटिव है नेट इनफ्लो का नंबर। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1% और मतलब ग्रोथ देखने को मिली है, फ्रेश पैसा आया कंपनी के पास में। एंड फुल ईयर FY26 में आप देखोगे तो 7% का ग्रोथ देखने को मिला है नेट इनफ्लो के नेट इनफ्लो के नंबर के अंदर। वैसे इसमें भी हमको ये इस एंगल से सोचना चाहिए कि आप अगर निफ्टी का रिटर्न देखो YOY लेवल पे, तो वो आई थिंक -5% है FY26 ओवर FY25, तो वो -5% है। उसमें अगर आपके ओवरऑल जो नेट इनफ्लो यानी फ्रेश पैसा है वो अगर आपका 7% पे ग्रो कर रहा है तो स्टिल अच्छा नंबर है ये। क्योंकि ऐसे माहौल में जहां पे, और ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मार्केट में करेक्शन हो रहा है, आप उसके आसपास में नॉइज तो सुनो कैसा है, मैक्रो ओवरऑल चीजें देखो कितनी ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वॉलेटाइल है या डराने वाली है। स्पेशली जो लास्ट 3-4 मंथ्स में जो चीजें हो रही हैं, चाहे टैरिफ हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो बीच में, फिर आपका वो रशिया यूक्रेन का तो अलग चल ही रहा है, इसके बाद में अभी जो ये रिसेंटली मिडिल ईस्ट में जो वॉर वगैरह स्टार्ट हुआ, क्रूड प्राइसेस हो गए, एनर्जी क्राइसिस हो गया, इसको लेकर के जो डिस्कशन है, ऐसे माहौल में मतलब अगर स्टिल आपका नेट इनफ्लो का नंबर पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है 7% में, ऐसी मार्केट के अंदर भी जहां पे निफ्टी ने -5% रिटर्न दिया और ये सारे इश्यूज हैं, तो स्टिल नंबर ये अच्छा है, खराब नंबर नहीं है। उस तरीके से भी हमको देखना जरूरी है। और मार्केट शेयर गेन तो ये कंपनी कर ही रही है, जो हम इतने सारे क्वार्टर से डिस्कस कर रहे हैं। अब FY27 के लिए यानी नेक्स्ट ईयर के लिए इन्होंने क्या गाइडेंस दिया है, तो रेवेन्यू ये टारगेट कर रहे हैं अराउंड 18-19% का ग्रोथ नेक्स्ट ईयर। सेम कंपनी प्रॉफिट में भी 18 से 90% का ग्रोथ टारगेट कर रही है FY27 के अंदर। और एयूएम में आप देखोगे तो कंपनी 1,20,000 करोड़ का टारगेट है FY27 में, यानी कि 28-29% का ग्रोथ ही नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ तो आपका 18-90% रहेगा, लेकिन एयूएम ग्रोथ आप सिर्फ सॉरी उससे भी ज्यादा 28-29% एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा एक हमको मिसमैच लग रहा है। लेकिन ये समझना पड़ेगा इसमें, एयूएम ग्रोथ ना कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। एयूएम बेसिकली आपका दो तरीके से ग्रोथ है ना, एक तो होता है नेट इनफ्लो, फ्रेश पैसा मेरे पास कितना कितना आया क्लाइंट से, वो अच्छी क्वालिटी का ग्रोथ है। और दूसरा होता है M2M, यानी कि मार्केट ने कितना रिटर्न दिया उसके ऊपर। तो अभी जैसे आप देखोगे लास्ट ईयर निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया -5% का, तो ऐसा हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो माना जाता है कि जब भी निफ्टी एक साल नेगेटिव रिटर्न देता है, नेक्स्ट ईयर हमको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। और पिछले कुछ दिनों में ऐसे इनिशियल साइंस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। प्लस अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करो तो उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हाँ, ये जो शॉर्ट टर्म में ये जो चीजें हुई हैं उससे शायद 1-2 क्वार्टर का अर्निंग इंपैक्ट आए, लेकिन ओवरऑल जो चीजें हैं और जो Q3 में कॉन कॉल्स हमने देखा, जो डेवलपमेंट्स हमने देखे, उसके बेसिस पे आपका FY27 अर्निंग्स के बेसिस पे अच्छा होना चाहिए ओवर FY26। तो ये सारी चीजें अगर आप देखो तो इसका मतलब नेक्स्ट 1 ईयर में मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देगा, और इन्होंने भी वही फैक्टर इन किया अपने एयूएम गाइडेंस के अंदर। लेकिन इसमें क्या है, आपका एयूएम जो है वो एंड ऑफ द ईयर का टारगेट है कि एंड ऑफ FY27 में हमारा एयूएम इतना होगा, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपका जो रेवेन्यू है वो एवरेज एयूएम पे बनता है कि पूरे साल आपका एवरेज एयूएम कितना रहा है। तो शायद मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया है कि आपका ईयर एंड होते होते ना निफ्टी अच्छा रिटर्न दे देगा, जिससे हमारा ओवरऑल एयूएम 1,20,000 करोड़ हो जाएगा। लेकिन एवरेज एयूएम हमारा कम रहेगा, इसीलिए रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस 18 से 19% है। और साथ में ये भी चीज है कि ये मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब कितना 3-4 साल के आसपास हो गया इस कंपनी को लिस्ट हुए। ऐसा कोई भी आपको क्वार्टर दिखेगा नहीं जहां पे इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत एग्रेसिव गाइडेंस दिया हो, किसी भी पैरामीटर पे नहीं। तो हमेशा मैनेजमेंट कंजर्वेटिव गाइडेंस देता है, और ज्यादातर तो मैंने देखा है अपने गाइडेंस को ये आउट परफॉर्म ही करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। बाकी हाँ, कल कॉन कॉल है तो उस पर भी हमको क्लैरिटी मिल जाएगा। और तो क्या है, क्लाइंट एडिशन भी अच्छा चल रहा है कंपनी का, आप देखो लगभग 13-14% की ग्रोथ है।
क्लाइंट एडिशन में, क्लाइंट पर आरएम हो, एयूएम पर आरएम हो, ये भी इंप्रूव हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है। फिर एट्रीशन इनका इस साल ज्यादा रहा है। पहले के क्वार्टर्स में तो 2-2 3-3 आरएम हमको दिखे कि कंपनी को छोड़ के गए हैं, लेकिन इस क्वार्टर में ये 1 पे आ गया है, तो इंप्रूवमेंट है। और फुल ईयर में 7 आरएम्स ऐसे हैं जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट थे और वो दूसरी कंपनी में चले गए। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को सुनोगे ना, जैसे हमने वो कैपिटल मार्केट वाली वीडियो में किसको डिस्कस किया था, आईएफएल कैपिटल को, उन्होंने क्या बोला कि इतना ज्यादा कंपटीशन है कि हम सही क्वालिटी के आरएम्स को हायर ही नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सैलरी मांग रहे हैं। तो उस तरीके का एक तरीके वॉर टाइप चल रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि आप बैंक्स को देखो, वो वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ पुश कर रहे हैं। ये जैसे बड़ी बड़ी जो आपकी ग्रुप कंपनीज हैं, जियो हो गया, वो आ गए हैं वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं वो भी अपना वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के ऊपर फोकस कर रही है, तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर आप अपने इनका एट्रेशन देखोगे तो स्टिल इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा बेस्ट है। और फिर उसमें भी कंपनी क्या कह रहा है कि उनका 75% जो एयूएम है ना, वो हमने रिटेन कर लिया, वो एयूएम हमारा गया नहीं, 75% एयूएम हमने बचा लिया अपना। तो अच्छी क्वालिटी, अच्छे परफॉर्मेंस है ओवरऑल। बाकी तो हाँ, यही है डिस्कस करने का, यही है इनका गाइडेंस वगैरह। तो नंबर्स अच्छे हैं आनंद आठी के, सेम जैसा हर एक क्वार्टर में होता है। इतनी खराब मार्केट के बाद भी कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस प्रॉब्लम वही है कि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आता इनके साथ में। 74-75 का अभी का पी है, और अगर आप इनका फॉरवर्ड पी भी देखोगे तो वो भी 60s में आता है, तो वहां पे इतना कंफर्ट नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन बिजनेस अच्छा कर रहा है। कल कौन कॉल होगा देखेंगे, क्या इनसाइट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप वो जो कैपिटल मार्केट में हमने डिस्कस किया था ब्रोकिंग स्पेस में, उसमें भी एंजल वन पे अपडेट आया, बिजनेस अपडेट आया उनका, कल ही आया शायद वो भी। तो उनका भी आप देखो, मंथ ऑन मंथ देखना, मतलब अगर आप क्यू ऑन क्यू लेवल पे और वाई वाई लेवल पे देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। और मुझे तो मतलब कितने क्वार्टर्स के बाद ऐसा देखने को मिला है कि किसी ब्रोकिंग कंपनी के नंबर वाई वाई अच्छे हुए हैं। क्योंकि आप देखो ना, जब से वो सेबी का रेगुलेशन आया था, फिर उसके बाद एक्सटर्नल चीजें बहुत खराब हो गई इन ब्रोकिंग कंपनीज के लिए, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो गए थे, और तब इनकी डिपेंडेंसी भी एफ एंड ओ पे ज्यादा थी, कोर ब्रोकिंग बिजनेस पे ज्यादा थी। आज इन्होंने अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई भी कर लिया है, जो दूसरे आपके थोड़े से स्टेबल बिजनेसेस हैं उनका शेयर इन्होंने बढ़ाया है। और उसके बाद भी अगर आप इनके ब्रोकिंग बिजनेस का नंबर देखोगे तो अच्छा है। क्यू ऑन क्यू लेवल पे या वाई वाई लेवल पे आपको दिखेगा क्लाइंट एक्विजिशन का नंबर, वो भी इंप्रूव हुआ है। क्लाइंट बेस वो भी इनका आई थिंक 20% से ग्रो किया है। और क्लाइंट एक्विजिशन तो मुझे याद आता नहीं है कौन सा ऐसा क्वार्टर था जहां पे डबल डिजिट हमने ग्रोथ देखी थी। 12-13% के आसपास का ग्रोथ है इनका क्लाइंट एक्विजिशन में। फिर आप देखोगे जो एवरेज डेली टर्नओवर होता है, या आपका वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो होते हैं, बेसिकली आपको एक्टिविटी बताता है एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का, वो 30s में ग्रो हुआ है। 32-36% के आसपास की ग्रोथ उसमें देखने को मिली है। क्यू एन क्यू भी अच्छी ग्रोथ है, वाई वाई भी अच्छी ग्रोथ है। तो वही हमने डिस्कस किया था। एंजल वन हो गया, आनंद आठी स्टॉक ब्रोकर हो गया, ये दो सबसे बेस्ट बेट लगते हैं पूरे ये ब्रोकिंग स्पेस आप बोल सकते हो एक तरीके से। उसके अंदर अगर मेरा 2-3 साल का होराइजन है, क्योंकि पिछला 17-18 मंथ्स में ना लो बेस बन चुका है, और इन कंपनीज ने बहुत मतलब वहां पे अपना डी ग्रोथ देखा है, वॉल्यूम्स के अंदर, अर्निंग्स के अंदर बहुत इनका इंपैक्ट आया है। सो अब यहां से जैसे जैसे आपका साइकिल थोड़ा बहुत इंप्रूव हो रहा है, और क्योंकि उन्होंने अपना रेवेन्यू बेस भी डाइवर्सिफाई कर लिया है, तो ये कंपनीज बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगी हमको अगले 2-3 साल के लिए। और अभी जो नंबर्स हैं, अभी जो अपडेट है वो भी हमको वही दिखा रहा है। आनंद आठी स्टॉक ब्रोकर अगेन वो भी सेम रीजन, उसी वजह से, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी अपना रेवेन्यू बेस डाइवर्सिफाई कर दिया है ना। लगभग 45-50% रेवेन्यू उनका नॉन ब्रोकिंग से आता है, और उसको वो FY27 तक पूरा 50% करने को देख रहे हैं। फिर उसमें इंश्योरेंस का लाइसेंस उनको अभी मिला है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस उनका अलग ग्रो कर रहा है, एमटीएफ बुक को वो ग्रो करते जा रहे हैं, तो वो बिजनेस तो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, तो वहां पे पी रेटिंग का तो पूरा स्कोप है ही। तो ये दो आपके बेस्ट बेट हैं ब्रोकिंग स्पेस के अंदर। और बाकी वेल्थ में आनंद आठी का 2 नंबर्स अच्छे आए हैं, बाकी और कंपनीज के आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। सो ये था ओवरऑल डिस्कशन। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।